बच्चों हम लोग पीरियडिक टेबल पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखने पर एंड किया था, जिसको हमने लिखना शुरू ही किया था बस, है ना। वी स्टार्टेड राइटिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा, जिसके बारे में हमने कुछ थ्योरी लिखी थी। इसको समझा नहीं था, इसको समझते हम आज हैं, और इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो लेट मी मेक द डायग्राम, और आप लोग भी डायग्राम बना लो, फिर मैं उसको समझाऊंगा आप लोगों को कि क्या मतलब है उस डायग्राम का। तो एक न्यूक्लियस बनाते हैं हम लोग। ये हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्लस Ze ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, पॉजिटिव E होता है, और जितने प्रोटॉन होंगे Z उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके आसपास जो शेल हैं, तो हम बोर्स मॉडल का रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेते हैं, शेल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कुछ शेल्स हैं, बीच में डॉट्स इसलिए कि काफी सारे शेल्स हैं, इसलिए हम लोगों ने डॉट्स बना दिए हैं। अब इसमें जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है अपने पास। उसके बाद अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दूसरे शेल्स में, है ना, और अंदर भी होंगे। एक बार देख लो, उसके बाद आप बना लेना। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर सबसे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इन पे सिमिलर चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दीज विल रिपेल ईच अदर। तो इनमें आपस में रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, दीज विल हैव रिपल्सिव फोर्सेस विद ईच अदर। These will have repulsive forces, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। तो यहां होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो अब आपको समझना क्या है, एक बार समझ लो, हमने जो लिखा था उसको मैं समझा देता हूं। इसको समझने के दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका ये है कि भाई ये मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन अभी है नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में कुछ अट्रैक्शन है, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो जितना अट्रैक्शन फोर्स होता, उसके कंपैरिजन में अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रख दिए वापस, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स में से ये जो रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन का, वो माइनस हो जाएगा। भाई ये किसी फोर्स से खींच रहा है और ये कुछ फोर्स से पुश कर रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स जो आएगा वो जाएगा अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, यही होगा। बिल्कुल, है ना। तो नेट फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। किसकी वजह से कम हो जाएगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो न्यूक्लियस और इस आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में है, इनकी वजह से नेट फोर्स में कमी आएगी। वो जो फोर्स में कमी आएगी उसको इन इलेक्ट्रॉन्स का हम शील्डिंग इफेक्ट कह रहे हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहे हैं। एक तरीका ये है समझने का। एक दूसरे तरीका आप ये भी समझ सकते हो कि आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ न्यूक्लियस आपके पास, यहाँ बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस न्यूक्लियस को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घेरे हुए हैं, दीज आर शील्डिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है उसको कम कौन कर रहा है? बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। तो ये शील्ड कर रहे हैं इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो करने के लिए। तो या तो शील्डिंग मतलब रोकने वाला समझ लो, या ये समझ लो कि इसका नेट अट्रैक्शन था, उसमें इनने रिपेल किया तो फोर्स नेट कम हो गया। तो कैसे भी समझ सकते हो, बट अल्टीमेटली होगा क्या,
कि जैसे जैसे बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ठीक है, तो शील्डिंग का काम अपन इसी में करेंगे, क्योंकि देखो आगे चल के आपको समझ में आएगा कि भाई इस पे जितना अट्रैक्शन ज्यादा है ना, उससे हमको दो तीन चीजें समझ में आएंगी। जैसे इसको बाहर निकालना कितना आसान या मुश्किल है, वो इस पे डिपेंड करता है कि इनमें नेट अट्रैक्शन कितना है। राघवेंद्र कह रहा है वॉइस ब्रेकिंग। राघवेंद्र बेटा मुझे लगता है कि दिस शुड बी एट योर एंड, जनरल कंसर्न नहीं है ये, वॉइस ब्रेकिंग जनरल कंसर्न नहीं होगा, है ना। मेरे को लगता है आपका नेटवर्क में थोड़ा इश्यू होगा, इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अंदर है, इनका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन है, या ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस और इसके बीच के अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। तो जितना ये शील्डिंग बढ़ता जाएगा, उतना इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसको निकालना आसान हो जाएगा। यानी हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर अट्रैक्शन कम हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? क्या होगा बच्चों? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे इफेक्ट हो जाएंगे, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान होता है या मुश्किल, ये चीज बताएंगे हम। और क्या बताएंगे, जैसे इसका साइज की बात करेंगे, तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये ज्यादा पास में होगा या दूर होगा? अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये पास होगा या दूर होगा? पास में आएगा। अगर ये पास आएगा तो रेडियस जो है एटम का, वो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें आएंगी जो शील्डिंग इफेक्ट की मदद से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार और फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर रखा हुआ है, इसमें और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होना है, उस अट्रैक्शन की नेट फोर्स को कम करने का काम जो है वो बीच में रखे हुए इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब ये शील्डिंग आप जनरली सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे देखते हो, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है, साइज सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। लेकिन पूछने को आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बीच में रखे इलेक्ट्रॉन पर भी शील्डिंग होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन इस पे शील्डिंग बाहर वालों की वजह से हो सकती है क्या? नहीं होगी भाई। इसका और इसका फोर्स कम तो वही करेगा ना जो इन दोनों के बीच में आएगा। जो इन दोनों के बीच में ही नहीं है, जो कहीं बाहर रखा हुआ है, उसकी वजह से इन दोनों के बीच का फोर्स कम नहीं होगा। ठीक है, तो शील्डिंग जब भी देखेंगे, वो हमेशा न्यूक्लियस और जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसके बीच के इलेक्ट्रॉन की वजह से हम देखेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं भी सिखाऊंगा आपको। मीनिंग या लॉजिक समझ में आया सबको? ठीक है, ये डायग्राम बना लो, इसमें कुछ टर्म्स है मैं आपको बता देता हूं। ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है इसको अपन टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे। दिस इज नोन एज टेस्ट इलेक्ट्रॉन। जिस पे अपन शील्डिंग इफेक्ट निकालते हैं उसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ प्रगति बेटा, क्या डाउट है बोलो। हाँ प्रेशा बेटा, सेम शेल में होंगे तो उनमें भी होगा, मैं बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं, रिपल्सिव फोर्स लगेगा सब पे, लेकिन हमको आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, ये सब पता कौन से चलता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, when we add an electron then its radius is dependent upon period। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो साइज बढ़ेगा। आने सिंह कि आप जो बोल रहे हो अच्छे समझ में नहीं आ रहा। आएगा आएगा, अभी रुको, सवाल कराता हूं मैं तो समझ में आएगा। आएगा आएगा, समझाते हैं, इसको यूज के समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। हाँ,
इलेक्ट्रॉन्स तो सारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट उसके इफेक्ट क्या होंगे वो हमको देखने हैं। प्रगति बेटा क्या कह रहे हैं, सुजल क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सुजल बेटा लगाएंगे ना, रिपल्शन दोनों साइड से होता है, ऐसा नहीं कि ये इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल तो दोनों तरफ से है ना। लेकिन पॉइंट इज कि हमको तो इसको देखना है कि जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, रेडियस कितना है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही रहने हैं, वो कहीं बाहर जाने ही नहीं है, तो इनकी बात ही नहीं करनी अपने को, है ना। तो न्यूक्लियस सिर्फ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कुल मिला के आपको ये फीलिंग, अगर थोड़ी बहुत बात याद रह गई तो आपको भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि भाई आपसे पूछूंगा मैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या हुआ, शील्डिंग बढ़ गई या घट गई, या रेडियस बढ़ गया या घट गया, ये सब बातों में अपन इसको यूज करेंगे। टेस्ट इलेक्ट्रॉन जनरली लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जिसपे अपन निकालना चाहते हैं शील्डिंग, कि भाई कितनी शील्डिंग है, क्या चल रहा है, क्या इफेक्ट है। इसका यूज करेंगे अपन तो आपको एप्लीकेशन से और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई गेस सबने अब तक बना लिया होगा डायग्राम, तो हम कुछ पॉइंट्स लिख लें कि सिग्मा किस किस पे डिपेंड करता है, और थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। काइंड ऑफ विभव। हाँ हाँ प्रेशा, अभी करते हैं अपन, रुक जाओ, ये सब कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा आपको, सिग्मा कैसे निकालना है वो सिखाऊंगा मैं, है ना। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो लिखते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स क्या है, तो सबसे पहला फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, then this implies that shielding increases। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दोगे तो शील्डिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिपल्शन। राघवेंद्र बेटा मैंने ये नहीं कहा है कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी अपन करते हैं ना इसको, चिंता मत करो, अभी करवाता हूं मैं सवाल। सब करेंगे, रुको तो सही, अभी तो सिर्फ समझा रहा था कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, कैसे कंपेयर करना है, मेजर करना है, वो देखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। फिर दूसरी बात, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि हर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बराबर नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर एक ही शेल में अलग अलग सब शेल्स की बात करें, है ना, अलग अलग सब शेल्स की बात करें, तो सिग्मा का ऑर्डर एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, पी का डी से ज्यादा और डी का एफ से ज्यादा, ठीक है। ये थोड़ी लॉजिकल सी बात है। न्यूक्लियस अगर है तो एस के इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं तो इसको ज्यादा अच्छे से शील्ड करते हैं, पी के इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही घूमेंगे, डी के इलेक्ट्रॉन और भी कम एरिया में घूमेंगे। तो जैसे जैसे आप एसपीडीएफ में आगे बढ़ते जाओगे शील्डिंग इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, यानी न्यूक्लियस को कवर करने वाला इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। इसको भी यूज करेंगे आप। फिर एक पॉइंट और लिख लो, अभी मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। Completely filled inner orbitals have more effective shielding. Completely filled inner orbitals have more effective
शील्डिंग। एग्जाम्पल S2, P6, D10 etc. अगर फुल्ली फिल्ड इनर सबशेल्स होंगे तो उनसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एक काम करो, इसको इनर ऑर्बिटल्स की जगह आप इनर सबशेल्स कर दो और बेटर स्टेटमेंट बन जाएगा। दिस विल बी अ बेटर स्टेटमेंट इफ यू राइट इट एज इनर सबशेल्स। कौन बेटा मैं समझाऊंगा अभी आपको, पहला पॉइंट भी मैं समझाऊंगा, अभी चिंता मत करो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सिग्मा बढ़ने का मतलब क्या है। तो इन पॉइंट्स की मदद से हम ट्रेंड लिखना चाहते हैं कि भाई लिथियम से नियोन अगर जाए पीरियड में लेफ्ट टू राइट, या लिथियम से सीजियम आए टॉप टू बॉटम, तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा इज बेटा शील्डिंग इफेक्ट के लिए सिंबल। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों, बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल। सिमिलरली टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां भी क्या होंगे, इंक्रीज, बढ़ेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं ना, नीचे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होते हैं तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन करवाता हूं मैं एक दो, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, समझ में आएगा। तो अब क्या होता है कि सिग्मा एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन कंपेरेटिव कैलकुलेशंस करने के लिए स्लेटर्स ने एक रूल दिया था हमको, जिसको हम कहते हैं स्लेटर्स रूल। we'll call this as Slater's rule for calculating sigma। तो इसकी मदद से हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, और जब थोड़ा सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो हमने 3 पॉइंट लिखे इनका मतलब क्या है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दूंगा उसका, है ना। मैं एग्जाम्पल भी करवा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे सिग्मा बढ़ने का क्या मतलब है, उसका आउटपुट क्या होने वाला है। विभव मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, बट तुम जो भी कह रहे हो मुझे सही नहीं लग रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्टिव है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। शील्डिंग उतना ज्यादा, अभी तुम शील्डिंग और जेड इफेक्टिव को कंफ्यूज कंफ्यूज मत करो, देयर समथिंग एल्स। काफी लोग जेड इफेक्टिव को शील्डिंग से कंफ्यूज कर रहे हैं। हम्म। तो पहले स्लेटर्स रूल लिखते हैं, इस पे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि तुम लोग ज्यादा सोच सोच के अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो बिना मतलब। बहुत सिंपल सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना शील्डिंग ज्यादा, सिंपल सी बात है। हाँ, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो भी शील्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। रुको अभी कैलकुलेशन करते हैं फिर समझते हैं, रुको। फॉर NS और NP इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट शेल में अगर S में या P में इलेक्ट्रॉन है तो आपको ये टेबल को रेफर करना है। यू हैव टू रेफर दिस टेबल फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा। ऑर्बिटल और उसमें सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो ये टेबल लिखो, इसको मैं आपको यूज करके बताऊंगा। विभव बेटा, H पर शील्डिंग जीरो है, बिल्कुल जीरो है। वो अपनी जगह पर क्यों रहता है, अपनी जगह पर रहने का मतलब क्या है? अब तुम रुक जाओ थोड़ा ना, अभी थोड़ी चीजें मैं समझा दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं आन्या, वैसे नहीं बताऊंगा मैं, जो आप कह रहे हो ना उसका कंफ्यूजन भी क्लियर बताता हूँ मैं। सुन लो पहले ना आप लोग, आई डोंट नो व्हाई आप लोग बहुत सारी रैंडम चीजें सोच सोच के कंफ्यूज हो रहे हो।
नहीं प्रेशा, देखो आप लोग अपने आप से कंक्लूजन्स मत बनाओ, सुन लो, है ना, टॉपिक थोड़ा और आगे बढ़ने दो, मेरे को कैलकुलेशंस कर लेने दो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप अगर आगे की चीजें खुद से सोचोगे तो कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, देयर इज नो यूनिट फॉर दिस। तो ऑर्बिटल अगर n+1 कॉमा n+2 या उससे ऊपर हुए तो सिग्मा आपको जीरो लेना है उन इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ns या np के इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उनका सिग्मा हम काउंट करेंगे 0.35। अगर n-1 s p d हुए तो उनका सिग्मा हम काउंट करेंगे 0.85। अगर n-2 या उससे नीचे हुए तो कोई भी हो, एस पी डी एफ कुछ भी हो, उसका कंट्रीब्यूशन हम लेंगे 1। और 1s अगर हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन लेना है 0.30। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? दिस इज ओनली फॉर हीलियम। और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है तो फिर ये आपको आखिरी वाला याद रखना पड़ेगा 0.3। बाकी इन चार से सारा कैलकुलेशन करेंगे हम, और ये कैलकुलेशन से आपको समझाऊंगा भी मैं कि क्या सिग्मा का मतलब है, उसको कैसे यूज करेंगे। यहां तक लिख लो। एनएस और एनपी के लिए इस तरीके से करेंगे। एन डी या एन एफ में इलेक्ट्रॉन हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं वो भी समझाता हूँ। प्रगति बेटा ये आ नहीं रहा है, ये स्लेटर ने रूल दिया है, ये अपने को याद ही रखना है। ठीक है, वैसे तो क्या होगा कि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इससे अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको फील आएगी कि सिग्मा कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है। एन क्या है? एन शेल नंबर है, और मैं भी एग्जांपल करवाऊंगा, थोड़ा सब्र तो रखो, अभी रूल तो लिखवा लेने दो। बी फॉर एन डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एन डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल और सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन। हाँ विभव, तो यहां भी n+1 n+2 एंड हायर में जीरो लेना है। एन डी या एन एफ में 0.35 लेना है। और all electrons to left hand side of all electrons to left hand side of एन डी कॉमा एन एफ, इनका कंट्रीब्यूशन 1.0 लेना है। लिखा यहां तक? तो अब इसको समझना शुरू करें हम। तो अब इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमको कुछ बातें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, लिथियम। रुदि बेटा क्या पूछ रहे हो? ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन डी एन एफ लिखा हुआ है, यही पूछ रहे हो क्या? चलो, तो लिथियम में हमको सिग्मा निकालना है।
ये हम निकालते हैं। हाँ कौश, तो बेटा तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ लिया था। तुम लोग क्यों एक ही मैसेज रिपीटेटिव भेजते रहते हो? अभी थोड़ी बात सुन लोगे तो सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे, मुझे हर एक एक जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इफ यू जस्ट लिसन। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो 1s2 और 2s1 होता है। दिस इज दी कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम वहां पूछ रहे थे कि n क्या है, अभी इस एग्जांपल में n भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ कि लिथियम में न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 1s के 2s के? 2s1 है ना, ये इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है। तो मैं जनरली अगर कुछ नहीं कहा गया है तो हमेशा सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग निकालूंगा। हाईएस्ट शेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, हाईएस्ट शेल, ठीक है। अब जैसे कहीं आ गया 4s2 3d5, तो इस पे नहीं निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? सबसे बड़े शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो अभी यहां सबसे बड़ा शेल 2s है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन ये है। तो सबसे पहले तो यहां लिखूंगा मैं n, ये मेरा हो गया n, शेल नंबर 2। तो n-1 क्या हो गया? 1। दिस इज n-1, राइट। अच्छा, अब इसके बाद, अब इसमें जो n है, इसमें इलेक्ट्रॉन मेरा s में रखा हुआ है। तो अगर n s में इलेक्ट्रॉन रखा है तो मेरे पास जो रूल है ns वाला, वो ये रूल है। तो जो मैंने फर्स्ट टेबल बनाई है मैं इसको यूज करूंगा। और मेरे को इस पे अगर शील्डिंग निकालनी है तो एक तो मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये आखिरी जो है ये मेरा क्या है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन। जिस पे शील्डिंग निकालते हैं उसको कहते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे को सिग्मा कैलकुलेट करना है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट सिग्मा। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल, एन इज आउटर मोस्ट शेल, जिसमें हम, एन क्या है, जिस भी शेल के इलेक्ट्रॉन पे हम सिग्मा निकालेंगे वो हमारा एन हो जाएगा। तो n+1 n+2 मतलब इसके आगे के जो शेल्स हैं वो n+1 n+2 थे, उनका शील्डिंग में कोई रोल नहीं है। अब सिग्मा मेरे को निकालना है। तो बच्चों ये बताओ, ये जो nth शेल है इसके s में से एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बचे 0। और इनका सिग्मा कितना कंसिडर करना है? देखो ऊपर की टेबल पे जाते हैं और यहां आपने लिखा था कि ns या np के अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनका सिग्मा लेना है आपको 0.35। तो मैं 0 × 0.35 लिखूंगा, 0 × 0.35 प्लस, आगे बढ़ते हैं, n-1। n-1 में s में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैं टेबल पे जाता हूं। टेबल पे मैंने लिखा था कि n-1 का s हो या p हो या d हो, कोई भी हो, उसके हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना लेना है? 0.85। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है n-1 में? कितने हैं? 2। तो 2 × 0.85, तो सिग्मा कितना आ रहा है इसका? कोई बताएगा मेरे को? 1.7। 1.7, राइट। और आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स मूव अहेड। सुनते जाओ इस बात को, मैं अभी और एग्जांपल आपको करा रहा हूं। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। हे भगवान, मुझे इतनी जल्दी मैसेज आते हैं ना कि सर नहीं समझ में आया। मैंने समझाना खत्म कर दिया क्या? मैंने पूछा क्या कि सब कुछ क्लियर है? हाँ, थोड़ा सब्र तो रखो, करा रहा हूं ना। मेरे को पता है कि एक एग्जांपल में सब कुछ, कई सब लोगों को नहीं क्लियर होगा। मैं और समझा रहा हूं, रुको तो सही। अगले एग्जांपल पे आते हैं। प्रेशर बेटा 1s का 0.3 कब लेंगे अपन? जब सिर्फ और सिर्फ हीलियम हो, वरना नहीं लेंगे। ठीक है, 1s2 अकेला होगा तब। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू दिस ऑन अनदर एग्जांपल। लिथियम के बगल में अगला एलिमेंट जो आता है वो आता है बेरिलियम। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2।
1:2, 2:2। और तुम सच में अगर थोड़ा पेशेंस रखोगे और सुनते जाओगे ना, तो आई विल मेक श्योर कि तुमको समझ में आए। बट इफ यू कीप सम पेशेंस एंड लेट मी टेल थिंग्स दैट आई वांट टू टेल, अगर तुम मुझे टाइम दोगे तो मैं डायग्राम बना के भी समझा दूंगा, बट यू विल हैव टू गिव मी टाइम। मैं टाइम दे दूंगा, लिखने का टाइम दे दूंगा, तो पहले 2-3 एग्जांपल लिख लें, उसके बाद टाइम दे दूंगा, रुक जाओ। अब मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग निकालनी है, तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा। तो सबसे पहले तो n ये हो गया और n-1 ये हो गया। इसमें से मैं एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा जिसपे मैं शील्डिंग निकालूंगा। एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटा लिया। तो अब फिर से सिग्मा जब मुझे निकालना है, तो n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन पे तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो n के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचा, और उसकी वजह से सिग्मा कितना लेना है उसके लिए आपको टेबल पे जाना पड़ेगा। तो वापस ऊपर अपनी टेबल को रेफर करो। ns का इलेक्ट्रॉन है जिसपे अपन सिग्मा निकाल रहे हैं, तो उसके रूल के लिए n के s या p में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 लेना है। बिल्कुल। तो ये 0.35 लिख लेते हैं। तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, एक जो बचा इलेक्ट्रॉन है उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 प्लस n-1, यानी कि एक अंदर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। बिल्कुल। तो यहां दो इलेक्ट्रॉन है और इनका कंट्रीब्यूशन कितना लेना है ये भी देखो टेबल में दिया हुआ है। n-1 के किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85। ठीक है, तो 0.85 कितना आता है ये? 2.05। ठीक। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। जो कुछ हम मैथमेटिकली कर रहे हैं इसका डायग्राम से मतलब क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, बेरिलियम के नीचे क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। विभव बेटा जीरो लेना होता है n-1 का। कहां है, कहां लिखा है n-1 का जीरो लेना है? चलो, तो अपन थोड़ा बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं। चलो मैं पोटेशियम ले लेता हूं। पोटेशियम है ना, नीचे आ जाते हैं ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ग्रुप 1 में नीचे आ जाते हैं। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें मुझे आखिरी इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग निकालने की, टोटल शील्डिंग कितनी हो रही है उसकी। तो ये रहा मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, और इसका जो शेल होगा वो मेरा n हो गया, n=4 हो गया। तो उससे एक कम शेल n-1 हो गया, और बाकी जो बचे वो हो गए n-2 एंड लोअर, यही हुए। अगर 4 मेरा n है तो थर्ड शेल n-1, और 2 और 1 जो है वो n-2 और लोअर हो गए। अब क्योंकि मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन s में रखा हुआ था, इसलिए मैं s वाली या p वाली टेबल पे जाऊंगा। अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन d में रखा होगा तो सेकंड टेबल यूज करूंगा। तो दो टेबल हैं। अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन d या f में है तो b टेबल यूज करेंगे। अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा s या p में है तो टेबल a यूज करेंगे। तो इसलिए हम टेबल a यूज करते आ रहे हैं तब से। अब इसमें ns और np के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.35। आउटर मोस्ट शेल के टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद जो जो इलेक्ट्रॉन बचे सबका कंट्रीब्यूशन कितना लेना है? 0.35। तो मेरे पास पोटेशियम में टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद यहां कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 0। तो 0 × 0.35 प्लस n-1। कितने इलेक्ट्रॉन है n-1 में? 8।
8 इंटू, ऊपर जाओ, n-1 में s का इलेक्ट्रॉन हो या p का इलेक्ट्रॉन हो या d का, किसी का भी हो, तो 3s और 3p दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, सबका कंट्रीब्यूशन कितना लेना है, 0.85। तो जाते हैं और कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं 0.85 प्लस n-2 एंड लोअर, तो n-2 एंड लोअर यानी 1 और 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है और हर एक का कंट्रीब्यूशन, टेबल पे जाते हैं, n-2 एंड लोअर के लिए क्या लिखा था हमने, कितना कंट्रीब्यूशन लेना है, 1, तो इनटू 1, तो सिग्मा कितना आएगा, 10 प्लस, और क्या लिख दूं, 6.8, तो कितना आ गया, ये 16.8 आ गया। मोहित बेटा 6 से कहां पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था बताओ, यहां 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो बेटा n-1 में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनना जरा, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्यों कैलकुलेट करवाया वो भी बता देता हूं। देखो लिथियम, बेरिलियम और पोटेशियम, लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी निकाली तुमने अभी, 1.7, बेरिलियम के लिए कितनी निकाली थी, 2.05, और पोटेशियम के लिए आई 16.8। तो ऊपर से नीचे जाते वक्त सिग्मा इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट जाते वक्त भी सिग्मा इंक्रीज हो रहा है, जो हमने लिखा था। अब इसका मतलब भी सुन लो, सुन लो, मतलब बता रहा हूं, सुन लो। मतलब क्या है इसका, ये आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, गुड गौरी बेटा, वेरी गुड, ये आपका न्यूक्लियस था। अब आपके पास पहले तो 1s सबशेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, लिथियम की बात कर रहे हैं, और फिर 2s था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। तो व्हाइट कलर से मैंने 2s के 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है और ग्रीन कलर से मैंने 1s के 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना व्हाइट वाला, अगर ये ग्रीन नहीं हो यहाँ पे तो इस व्हाइट वाले में और न्यूक्लियस में कुछ अट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर ये ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं तो इनकी वजह से इसका व्हाइट वाले का और न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इनका इफेक्ट, ये जो ग्रीन वाले हैं इनका इफेक्ट कितना है वो कैलकुलेट करके निकाला था हमने, जिसको हमने एक नंबर दे दिया 1.7। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे सिग्मा बढ़ता क्यों है ये समझ लो, ये भी समझ लो। अब आपके पास यहां पहले 1 इलेक्ट्रॉन था व्हाइट में, यहां पर 1 ही इलेक्ट्रॉन था लिथियम में, अगर एक और इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर दें, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं किसी तरीके से Li नेगेटिव बना देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले आया मान लो बाहर से, रेड कलर का 1 इलेक्ट्रॉन ले आया मैं यहां पे, ठीक है, तो अब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो भी यहीं घूमने वाला है। तो अब मुझे ये बताओ कि व्हाइट कलर का जो इलेक्ट्रॉन था पहले उसका रिपल्शन सिर्फ ग्रीन कलर से था, अब उसका रिपल्शन रेड से भी आएगा, तो रिपल्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये हमने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे
तो सिग्मा यानी रिपल्शन बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? अब अगर इसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फिर वो 2s में भी नहीं आएगा, वो 2p में आएगा। विभव ये वैल्यूज किसी चीज के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये वैल्यूज सिर्फ आपको कंपेयर करने के लिए हैं कि सिग्मा बढ़ रहा है या घट रहा है। ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं और ये आपको रिलेटिव वैल्यू बता रही है। रिलेटिव वैल्यू मतलब, मुझे एक और बात बता दो बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस और इस व्हाइट इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रीन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या रेड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? ग्रीन के, यानी कि इनका इफेक्ट ज्यादा आएगा ना। तो अपन ने टेबल में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इनका कंट्रीब्यूशन 0.85 लेना है, और ये जो बाहर वाला है इसका सिर्फ 0.35। यानी कि हम कह ही रहे हैं कि अंदर वालों का रिपल्शन या शील्डिंग ज्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर या न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहते हैं उनका शील्डिंग ज्यादा है, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा ले रखा है। इसलिए सबसे बाहर वालों का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, उससे अंदर आते हैं तो और कंट्रीब्यूशन, और बहुत ही अंदर चले जाते हैं तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है। और थोड़ा सा एनालॉजी लगाओ ना नाम के हिसाब से, शील्ड के हिसाब से, तो शील्डिंग किस काम आती है? रोकने के काम आती है ना। तो अगर ये मान लो किसी किले का सेंटर है, तो जो पहरेदार सबसे पास में होंगे वो सबसे ज्यादा शील्ड कर रहे होंगे इसको, और जो पहरेदार से दूर होते जाएंगे उनका इसके ऊपर शील्डिंग उतना कम होता जाएगा ना। और मान लो तुम्हारा एनिमी यहां है और इसके बाहर तुम्हारा पहरेदार है, तो ये किसी काम का पहरेदार है क्या? नहीं है ना। तो वही तुमने लिखा है कि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अगर एनएस में रखा है और उसके बाहर कोई पहरेदार रखा हुआ है या रिपल्शन कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 0। कोई मतलब ही नहीं है उसका। इट्स एज सिंपल एज दैट कि भाई ये व्हाइट के बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता, लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन 4D में घूम रहा होता है ना, यहां घूम रहा है 4D में इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर, तो किस काम का इलेक्ट्रॉन? किसी काम का नहीं, घूमता रहे भाई बाहर, मुझे क्या करना। ठीक है। तो अब ग्रीन पे अगर शील्डिंग निकालनी पड़ी, तो ग्रीन कहां रखा हुआ है आपका? 1s में रखा है, तो ग्रीन पे शील्डिंग सिर्फ और सिर्फ दूसरे ग्रीन की वजह से आएगी, बाहर की वजह से नहीं आएगी। ठीक है। ग्रीन वाले पर अगर शील्डिंग निकालनी हो तो उस पर सिर्फ दूसरे ग्रीन की वजह से आएगी, व्हाइट की वजह से नहीं आएगी। ये बात समझ में आती है? बस। तो फोर्ट वाला एग्जांपल आप समझ सकते हो उस तरीके से कि भाई जो अंदर है, फोर्ट के सेंटर से बाहर के बीच में, जो अंदर है बीच में वही शील्ड कर सकते हैं, उनके बाहर वाले शील्ड नहीं कर पाएंगे। सुजल बेटा ऑर्बिटल क्यों लिखा है? क्योंकि सबशेल बदलोगे तो चीजें बदल जाएंगी। अभी सिंपल एग्जांपल थे, आगे जाके सबशेल में भी चीजें बदल जाएंगी। ये NSNP के लिए है, अभी डी में आओगे तो रूल बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? ठीक है। और ये वाला केस जो है ये सिर्फ तब के लिए है जब आपके पास एक न्यूक्लियस है ऐसे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन है बस, जो कि हीलियम में होगा या लिथियम प्लस में होगा या बेरिलियम +2 में होगा। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो अगर, तो ये आएगा केस बस, और ये कभी नहीं यूज होगा। हाँ मन बेटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये लिख लो तुम, लिथियम, बेरिलियम और पोटेशियम के केसेस लिख लो। और अभी इसका यूज हम आगे करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि इसका यूज क्या है सिग्मा का। हम डायरेक्टली सिग्मा रेयरली यूज करते हैं, करते ही नहीं है। सिग्मा की मदद से हम कुछ और कैलकुलेट करेंगे जिसको हम कहेंगे जेड इफेक्टिव, वो हमारे काम आएगा। हर्ष कह रहा है टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना पड़ता है? बेटा जिस इलेक्ट्रॉन पे तुम शील्डिंग निकाल रहे हो वो इलेक्ट्रॉन खुद पे रिपल्शन तो लगाएगा नहीं, है ना। तो जिस पे तुम शील्डिंग निकाल रहे हो
वो खुद को थोड़ी रिपेल करेगा, इसलिए उसको नहीं काउंट करते। वृद्धि बेटा 1s में हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। कोई मुझे बताएगा हाइड्रोजन का सिग्मा कितना आएगा? 0। सही बात है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो खुद पे तो रिपल्शन लगाने वाला नहीं है। तो न्यूक्लियस और उसके पीछे रिपल्शन लगाने वाला कोई है कहाँ? कोई भी तो नहीं है, तो सिग्मा 0 है उसका। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसका यूज करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, जो ज्यादा काम की चीज है। अकेला सिग्मा जो है वो काम नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ रिपल्शन अकेला तो है नहीं, वहां अट्रैक्शन भी है। तो अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन का नेट इफेक्ट जो होगा वो अपने काम आएगा, उसमें अपने को इसका यूज करना है। तो नॉर्मली मैं यहाँ कैलकुलेट करवाता ही नहीं हूँ, बट तुम लोग भरोसा नहीं करते मुझ पे, सब्र नहीं रखते, तो फिर क्या कर सकते हैं। अरे एटम कोलैप्स क्यों होगा कौस्तुभ बेटा? अरे हाँ, मतलब भरोसा नहीं करते, मतलब वैसे भरोसा है, लेकिन तुम्हें पेशेंस नहीं आता ना कि आ जाएगा समझ में, सर कह रहे हैं तो आ ही जाएगा थोड़ी देर में। तो रिपल्शन की वजह से थोड़ी, ऐसे तो अट्रैक्शन तो है ही है, इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन थोड़ी रोक के रखते हैं। रिपल्शन थोड़ी इलेक्ट्रॉन को रोक के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इतनी स्पीड से। सब भूल गया क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इधर उधर घूम रहा है, तो घूमता रहता है। सेंट्रीपेटल फोर्स देखो, क्लासिकल फिजिक्स से समझाने जाओगे नहीं समझा पाओगे। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऐसा है। जैसे ग्रेविटेशन इज ओनली अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव, इट्स नॉट रिपल्सिव, तो इट्स नॉट रिपल्सिव, नहीं होता। ठीक है, लिख लिया क्या? 16.8 तक अगर सबने लिख लिया हो, और ये इतना वाला पार्ट उसके नीचे लिख लिया हो, तो फिर मैं जेड इफेक्टिव पढ़ाना शुरू करूं, वो ज्यादा काम आएगा। सिग्मा का यूज हम जेड इफेक्टिव में करेंगे। सबने लिख लिया यहां तक? ठीक है, चलो तो सब लोग कह रहे हैं कि लिख लिया है, एक दो लोग कह रहे हैं कि नहीं लिखा है। कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। आज होमवर्क दे दूंगा, वैसे भी तुम्हारे पास काफी टाइम रहेगा ना होमवर्क करने के लिए। ओके, तो आई एम होपिंग कि अब तो कर लिया होगा सबने। ठीक है, तो अब थर्ड प्रॉपर्टी जो हमको लिखनी है आफ्टर शील्डिंग इफेक्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक्चुअली इसका यूज हम करेंगे, और इसके लिए शील्डिंग हम ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब इसका काम आएगा अपने को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी मदद से हम काफी चीजें एटम्स के बारे में या आयंस के बारे में बता पाएंगे। तो उसमें लिखो आफ्टर रिड्यूसिंग द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर reducing the shielding effect of electrons, comma, the remaining attraction force of nucleus, the remaining attraction force of nucleus is called effective nuclear charge, in bracket
Z सबस्क्रिप्ट इफेक्टिव, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा. Z is atomic number and sigma is shielding constant. और उसके नीचे लिखना है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D and F orbital electrons, due to poor shielding of D and F orbital of electrons, comma, the Z effective will be high, thereby causing transition and lengthenoid contraction in D and F block elements respectively. तो हम लोग कुछ टर्म पढ़ेंगे, इसको आगे जाके समझेंगे कि ट्रांजिशन और लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है जब हम एटॉमिक साइजेस की बात करेंगे. बट उस चीज को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसका सहारा लेंगे जेड इफेक्टिव का. और अब हम कुछ कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा निकालना तो हमने सीख लिया और जेड एटॉमिक नंबर होता है. तो अगर सिग्मा निकालना आता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है, तो जेड इफेक्टिव हम निकाल सकते हैं. तो आप लोगों के लिए सवाल जो है वो ये है कि कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर नंबर 1 हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ नाइट्रोजन, एट्थ ऑक्सीजन, नाइन्थ सोडियम एंड टेंथ पोटेशियम. तो ये सब कैलकुलेट करना है जिसमें से हम क्लास में अभी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो काफी कुछ कर चुके हैं. तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम क्योंकि सिग्मा कैलकुलेट कर चुके हैं तो वो लिख लेते हैं, इतना कर लेते हैं और एक आध और कर लेंगे. तो एक टेबल बना लो इस टाइप की और उस टेबल में ही सॉल्व कर लेंगे तो काम अच्छे से हो जाएगा. टेबल कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन को एक टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे अपन बच्चों. एलिमेंट Z, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा और Z इफेक्टिव. तो एक एग्जांपल मैं करके बता देता हूं. जैसे एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका Z1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है. तो सिग्मा जब मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा 0 × 0.30. तो सिग्मा आएगा 0. तो Z इफेक्टिव इज 1 - 0 और 1. इस तरीके से हम लिखेंगे. ठीक है. स्क्रॉल अप
कर दिया बच्चों। तो अब हीलियम के लिए आपको कैलकुलेट करना है। हीलियम के लिए कितना आएगा? 2.3, 0.75, 1.7, 1.7, 0.65, 1.7, 0.4, 2.3। मैं लिखता हूं। सेकंड, हीलियम के लिए जेड कितना है? 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। तो जब सिग्मा निकालोगे तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से एक हटाने के बाद, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 × नॉर्मली हम 0.35 लेते हैं, लेकिन आपको लिखवाया है टेबल में कि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितना लेना है अपने को। टेबल में देखो जरा, ओनली फॉर हीलियम 0.3 बिल्कुल। तो दिस इज 1 × 0.3। तो सिग्मा आपका आ गया 0.30। जेड आपका 2 है, तो जेड इफेक्टिव कितना लिखेंगे अपन? 2 - 0.30। तो जेड इफेक्टिव इज हाउ मच? 1.70 हीलियम के लिए। ओके, लिथियम की बात करते हैं। लिथियम जेड कितना है? 3। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। सिग्मा हमने कैलकुलेट किया था बच्चों, 2 × 0 पॉइंट कितना? 85 प्लस 0 × 0.35। तो सिग्मा की वैल्यू आई थी 1.70। तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 3 - 1.70 कितना आएगा? 1.3। बेरिलियम के लिए निकालना जरा। इसका सिग्मा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हे भगवान, सुजल 0.35 क्यों नहीं लेते हीलियम का? मुझे नहीं पता यार। स्लेटर्स ने ये सब काम तुम्हें करके दे दिया है, उसने एक टेबल बना दी है, उसको यूज कर लो। अब 1s का इलेक्ट्रॉन सबसे पास में होता है, उसका इफेक्ट अलग होगा। 2s का इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट अलग आएगा। सिग्मा कितना लिखना है जल्दी बताओ। मतलब मैं कुछ भी पढ़ाता रहा उसको छोड़ के बाकी सब याद रहता दिमाग में। कितना था बेरिलियम का सिग्मा? 2.05। 2.05। तो जेड इफेक्टिव इज 4 - 2.05। कितना आएगा? 1.95। ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब होता है कि नेट न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो बाकी के कैलकुलेशंस आपको करने हैं, उसके लिए थोड़ी जगह रख लो। और इसका ट्रेंड मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो ये कैलकुलेशंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आपको उसके लिए जगह रखनी पड़ेगी। इसमें ट्रेंड क्या बनेगा? लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, है ना। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बिल्कुल। तो व्हाट यूल राइट इज के लिथियम से अगर नियॉन तक जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और लिथियम से अगर
फ्रेंच सीजियम पर आते हैं नीचे, फ्रेंशियम नहीं लिखते, फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। तो यहाँ बीच में सोडियम पोटेशियम। अब ये कैलकुलेशन आप लोग करना जरा यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम के मैंने इसलिए आप लोगों को कैलकुलेट करने को बोले हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड बन के आएगा वो आएगा कि Z इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप सोडियम और पोटेशियम कैलकुलेट कर लोगे। वंस यू कैलकुलेट बोथ, उसके बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो। प्रगति बेटा, इट डज नॉट मैटर हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो वो वहां कोई भी वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो NS के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.30 जब लेना है जब N की वैल्यू 1 हो। आउटर मोस्ट शेल अगर 1 ही है तो 0.30 वैल्यू लेनी है, वरना नहीं लेनी है बस। हाँ वृद्धि बेटा, बिल्कुल। टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद बोरॉन में 2s2 2p0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग अब Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर लोगे? हाँ विभव बेटा, ऐसा सबके लिए होगा, ग्रुप में नीचे जाओगे तो सेम आएगा। उसका रीजन भी मैं बता दूंगा, एक बार आप कैलकुलेट कर लो तो उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ये आपको कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए थोड़ी जगह रखनी है, मैं भी थोड़ी जगह रख लेता हूं। अगली हेडिंग जो आपको लिखनी है दैट इज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो उसमें लिखो द एवरेज डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस the average distance of outermost electron from nucleus is called atomic radius, is called atomic radius। तो न्यूक्लियस से लेके सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और विभव लिखने से पहले ही बोल रहा है एवरेज क्यों लेते हैं। तो बेटा विभव थोड़ा सोचो ना, एवरेज क्यों लेते हैं? कुछ पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने, कोई जवाब देना चाहेगा एवरेज क्यों लेते हैं? गिरिजा का जवाब आया प्रोबेबिलिटी। और कोई कुछ बताना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज नॉट कांस्टेंट, सो जल इज सेइंग डेफिनेट पोजीशन नहीं है। सही बात है भाई, एटम का स्ट्रक्चर काहे पढ़ा था हमने, काहे पढ़ा था भाई? इसलिए पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन ही प्रोबेबिलिटी बेस्ड थी। हाँ, कीड़े स्ट्रेट लाइट वाली बात है, एग्जैक्टली। तो अब कोई फिक्स डिस्टेंस थोड़ी है कि कीड़ा रस्सी से बंधा हुआ और इतनी दूरी पे घूम रहा है, ऐसा तो है नहीं ना। वो तो रैंडमली घूम रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड रैंडमली, तो एवरेज डिस्टेंस ही तो बोलेंगे। चलो खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। यहां तक लिखा सब लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब याद है लोगों को, गुड। खुशी हुई मुझे सुन के कि लोगों को याद है प्रोबेबिलिटी कीड़े वाला एग्जांपल। गुड गुड, वेरी गुड। तो उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट एग्जिस्ट्स, based on the type of chemical bond that exists between atoms, comma, atomic radius can be of the following types.
atomic radius can be of the following types। तो एटॉमिक रेडियस के साथ एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि एटम हमको दिखता नहीं है, तो जो चीज हमको दिखती नहीं है उसका डिस्टेंस कैसे नापेंगे, ये बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो साइंटिफिकली हमारे पास, यहां तक लिख लो फिर समझाता हूँ, लिख ही लो उसके बाद समझाता हूँ। कोवेलेंट रेडियस, radicals are not free electrons, no, radicals are not free electrons। कोवेलेंट रेडियस, उसका बस स्टेटमेंट और लिख लो, half of the internuclear distance of two, half of the internuclear distance of two covalently bonded atoms is called कोवेलेंट रेडियस। अब यहां से समझाना मैं शुरू करूंगा आपकी अगली क्लास में, उसके पहले आपको कुछ होमवर्क दूंगा रीडिंग का। यहां तक लिखा सब लोगों ने? सबने लिख लिया? तो मैं कुछ फिर बताना शुरू करूं, ठीक है? तो बिफोर यू रीड, एनसीईआरटी में कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक साइजेस में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ रेडियस दिए हुए हैं, वो आपको रीड करके आना है, उसमें डायग्राम दिए हुए हैं वो देख के आना है। उसकी रीडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पॉइंट में आपको हेल्प करने का बता देता हूं, वो ये कि बच्चों हमको एटम दिखते नहीं है, तो ये न्यूक्लियस से ऐसे अगर बहुत ही अच्छा होता कि ऐसा वेल डिफाइंड डिस्टेंस होता और हम सर्कल के रेडियस की तरह आर लिख देते, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता ये, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमको न्यूक्लियस एटम दिखता नहीं है, तो हम ऐसे स्केल लेके नाप नहीं सकते कि आर क्या है। तो अब तरीका क्या होता है? तरीका ये है कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमको दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बता देते हैं। वी हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन इनडायरेक्टली मैथमेटिकली यूजिंग सम प्रॉपर्टीज टेल अस द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियसेस। और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है कि उनमें किस तरीके का बॉन्ड है। जैसे ये मैंने डायग्राम कोवेलेंट बॉन्ड का बनाया है, आयनिक बॉन्ड अलग तरीके से होगा, मेटालिक बॉन्ड अलग तरीके से होगा। तो मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर हुए तो उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बेसिस पर रेडियस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो रेडियस इज डिफाइंड यूजिंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन ये है कि हम यही कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी की मदद से रेडियस को डिफाइन किया गया है। अब आपको ये करना है कि आपको रीड करना है एनसीईआरटी एटॉमिक रेडियस की, जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ रेडियस दिए हुए हैं। इनको हम लोग अगली क्लास में समझना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास की थ्योरी हम यहाँ पे रोक लें, ठीक है? तो थ्योरी को हम यहाँ रोक लेते हैं।